to SOIC. Hopefully, all of you are doing well. Just smash the thumbs up button and also subscribe to the channel. And do let me know in the comment section if you're there. And just drop a hell yes if you're excited for this. Because आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो लाइक 2024 2025 का बजट था उसका डिस्कशन करेंगे एंड हम लोग उसके साथ साथ क्या करेंगे कि बेसिकली हम लोग जो सेक्टर्स हैं टॉप डाउन उनको स्पॉट करेंगे एंड एक्चुअली में अगर आप हमारे चैनल पे लास्ट 6 to 7 मंथ्स में देखते हैं तो हमने जो भी वाटर सेक्टर है उसका एनालिसिस करा था, हमने जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है उसका 8 मंथ्स पहले एनालिसिस करा था. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक जो जियो स्पेशल मैपिंग का सेक्टर है विच कुड बी अ लाइकली बेनिफिशियरी ऑफ द बजट उसका भी एनालिसिस करा था. एंड देन देयर वाज दिस टैक्स सर्विसेज कंपनी करके जो थी उसका भी हमने लोगों ने एनालिसिस करा था. तो काफी सारे सेक्टर्स हमने इस बार एडवांस में एनालाइज करे हुए थे. यहाँ तक जो केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स भी एडवांस में हम लोगों ने एनालाइज करे थे. होपफुली आप सबने वो सेक्टोरल एनालिसिस देखे होंगे. यहाँ तक ज्वेलरी सेक्टर का भी एनालिसिस देखा होगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below if you saw them and just drop a hell yes if you're excited for this video. With this let's start. and हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से पहले हमेशा एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं आपको दूंगा ही दूंगा is that nothing in this presentation is a buy or sell recommendation, that we are SEBI registered research analysts and I cannot give you any buy or sell recommendation in this because this is purely for educative purpose. क्योंकि हम देख रहे हैं कि एज अ रिसर्च एनालिस्ट हम लोग कैसे इंप्रूव हो सकते हैं. तो पहले तो हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे या फिर जनरली जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफी लोगों का माइंडसेट क्या हो गया है कि यार टैक्सेस 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 टैक्सेस. मैं भी अग्री करता हूँ, बहुत ज्यादा टैक्सेशन है हमारी कंट्री के अंदर स्पेशली एंड इट इज समथिंग विच इज लाइक apart like at large for society it becomes demeaning beyond a point because आपकी हार्ड अर्न इनकम पे बहुत टैक्सेस हैं. बट इसके दो तरीके देखने के. एक तरीका है कि कंप्लेन करते रहो, दूसरा तरीका है कि डोंट फोकस ऑन टैक्सेस एज इट इज नॉट इन योर हैंड्स, फोकस ऑन योर इनकम एज इट इज इन योर हैंड्स. और मैं क्या बोलूंगा कि एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज दैट इंप्रूविंग योर प्रोसेस. ठीक है 2.5% ज्यादा टैक्स मतलब इंक्रीज हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे. इट इज समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड्स, राइट? Either you can crib or you can work harder to improve your process or you can become a much better investor by choosing to like forego activity. एक्टिविटी का माने मतलब क्या है कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% था, तो 5% का डिफरेंस था. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का इक्विटी पे और लाइक जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 20% है. तो 5% के डिफरेंस है. अब डिफरेंस कितना हो गया? 7.5%, right? So again, if you choose the right companies, if you choose the right industries, if you focus on the process, right, that is naturally still an added advantage that you have over someone who's doing trading or who's doing intraday type stuff. So you have to focus on your income as that is in your hands, but you do not have to focus on taxes as that is not in your hands. This is a framework that I am approaching markets with because either I can keep cribbing, या मैं रो सकता हूँ, या तो मैं हंस के इस चीज को भी एक्सेप्ट करके नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता हूँ और अपने प्रोसेस पे और काम कर सकता हूँ बिकॉज इसके अलावा कोई चारा नहीं है, राइट? डू यू अग्री विद मी इन द कॉमेंट्स? डू यू अग्री विद मी कि इसके अलावा हमारे पास चारा क्या रहेगा? और awesome folks. So now let's go forward. तो अभी हम देखते हैं कि बजट के अंदर what else is happening and how is the like infra. तो पहले चीज तो हम बात करते हैं कि बजट में या फिर लास्ट कपल ऑफ इयर्स में अगर हम चेक करते हैं तो कैपेक्स पुश काफी प्रेवलेंट है. तो इंडिया के अंदर अगर हम साइकिल्स पढ़ते हैं तो अगर मैं आपको साइकिल्स का कुछ समझाऊं तो अभी मैं SOIC स्टूडेंट से भी ये बात कर रहा था. तो 1999 से लेके 2002 तक इंडिया के अंदर क्या था? एक बैंकिंग क्राइसिस था. माने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, माने जो आपके लोन खराब हो चुके हैं 90 दिन के बाद, जहां पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं आ रहा, दैट रेशियो वेंट टू एज हाई एज 14-15% फॉर सम ऑफ द बैंक्स. देन 2002 में सब्सिक्वेंटली डीलेवरेजिंग हुई, डेट टू इक्विटी पूरे कॉर्पोरेट इंडिया की कम हुई एंड 2003 से 2008 तक वी हैड अ मैसिव बुल रन. ऑलमोस्ट 5 years ऑफ बुल रन थी जो एक्चुअली 2001 के अंदर स्टार्ट हो गई थी जब जब कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्टार्टेड इंप्रूविंग और 2002 के अंदर फाइनली दे इंप्रूव्ड. फिर 2008 में क्या हुआ? 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ एंड जो उस टाइम पे ओवर अग्रेसिव लेंडिंग हुई थी दैट केम टू फोर्ड, राइट? तो फिर 2002 to 8 के बीच में एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हुआ था. पब्लिक सेक्टर कैपेक्स भी था बट प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बहुत हुआ था एंड शायद से हम वैसा कभी कैपेक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने खराब प्रोजेक्ट्स भी लोग बना रहे थे कि बैंक्स फालतू में लोन दे रहे थे, कंसोर्शियम में लोन देते थे, एक तरीके का सिंडिकेट बना देते लोन देने के लिए.
तो फिर क्या हुआ, 2008 से लेके आप 2012 2013 तक लगाएंगे तो साइकिल काफी खराब हुई, जीएनपीएस बहुत बढ़ गए। फिर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का बीच में आई थिंक 15-16 में प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। एक्सिस बैंक में आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स बाद में आई 15-16-17 में टू लाइट। एंड वहां पे भी जो एमडीज थे, यूल सी की इवेंचुअली आरबीआई ने इंटरवीन करके वहां पे जो भी सीईओ एमडी थे उनको रिमूव करा वहां से। देन फिर क्या हुआ 2013 के अंदर, बिकॉज द वैल्यूएशंस बिकेम सो चीप दैट वी हैड अनदर बुल रन एंड इट लास्टेड टिल 2017 2018। एंड अगेन 2017 2018 में जब बुल रन कोलैप्स हुई, व्हाई इट कोलैप्स, बिकॉज ऑफ आईएलएनएफएस क्राइसिस। तो आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ एंड आईएलएनएफएस क्राइसिस में क्या हुआ, अगेन सेम प्रॉब्लम। इस बारी होलसेल एनबीएफसीज के बहुत ज्यादा एनपीएस बढ़ गए, यस बैंक में प्रॉब्लम हो गई, डीएचएफएल में प्रॉब्लम हो गई। एंड जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनके जीएनपीएस अगेन हिस्टोरिक हाईएस्ट पे पहुंच गए, जैसे 1999 टू 2002 के बीच में था। फिर क्या हुआ 2018 से 2019 तक, देन अगेन जो उस मार्केट्स में थे उनको याद होएगा कि मिड और स्मॉल कैप के अच्छे नतीजे भी आते थे तो स्टॉक्स गिरते थे। एंड फिर क्या हुआ कि 2018 से 2019 तक वी वेंट साइडवेज एंड 2020 में फाइनली कोविड केम। एंड कोविड के साथ साथ क्या हुआ कि वैसे तो डीलेवरेजिंग कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट का 2019 में ही स्टार्ट हो गया था, बट कोविड के साथ साथ क्या हुआ कि कंपनीज बिकम एवर्स टू डेट। एंड जो पीएसयू बैंक से दे आल्सो क्लीनड अप ड्यूरिंग दैट एंटायर 3-4 ईयर पीरियड बिटवीन 2017 टू 20। फिर 2021 से एक न्यू क्रेडिट साइकिल बॉर्न हुई एंड 2021 से कॉर्पोरेट इंडिया की जो बैलेंस शीट है वो क्लीन अप होगी 2020 की एंड 2021 की बिगनिंग से। फिर 2021 नवंबर में हम लोग अगेन पीक आउट करके, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस हाई हो गई थी, बट ये ऐसा पीक आउट करे कि हम एकदम क्रैश नहीं करे, हम लोग साइडवेज चले गए विद 5-10% नेगेटिविटी। एंड 2023 मार्च तक हम लोग ऐसे ही रहे एटलीस्ट 16 to 17 मंथ्स के लिए। फिर 2023 मार्च में क्या हुआ, अगेन नाउ दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का नैरेटिव समझना जरूरी है। तो अगर आप ये ट्रेंड देखेंगे, दिस ट्रेंड विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, दिस इज द ट्रेंड ऑफ गवर्नमेंट कैपेक्स, राइट। तो अभी जो रिकवरी आई दैट वाज नॉट लेड बाय प्राइवेट कैपेक्स, दैट वाज प्योरली लेड बाय गवर्नमेंट कैपेक्स। तो सम ऑफ द विनर्स ऑफ दिस साइकिल, इफ यू सी वेदर दे आर फ्रॉम पावर सेक्टर, whether they're from the railway sector, whether they basically belong to the renewable energy sector, whether they belong to metals and mining, whether they belong to electronic contract manufacturing, a lot of them have been winners because of the government push. And now what has happened in this particular budget कि almost 17% year on year growth है capex में to 11.11 lakh crores. एंड व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज ओवर हियर, आपको एक चीज रियलाइज करके चलनी है कि Q1 काफी कंपनीज के लिए वॉश आउट था, क्योंकि Q1 में कोड ऑफ कंडक्ट था इलेक्शंस का। तो अब अगले 3 क्वार्टर में क्या होने वाले, Q2, Q3 और Q4 के अंदर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने वाली है, बिकॉज दिस 11.11 लाख करोड़ का सब्सटैंशियल चंक विल बी स्पेंट एंड सब्सटैंशियल चंक विल बी गिवन अवे एज ऑर्डर्स। तो इमीडिएट नियर टर्म में a lot of these infra companies are going to benefit out of this trend. And this infra trend is not only there in again infra capex हो रहा है, but again this is not only this time to roads or something, but is very different opportunities भी emerge कर रही हैं। जैसे मैं अभी चेक कर रहा था, this is a part of larger economic policy, just not budgets, is that कि जो underground mining है, again Coal India has given a production target, has taken a production target to almost triple the mining triple the production that it does in a year। तो अगेन वो जो पूरी वैल्यू चेन है, इट विल स्टार्ट बजिंग। तो वहां पे अंडरग्राउंड इक्विपमेंट सप्लायर, चाहे वो एमको एलिकॉन का एग्जांपल हो, वहां पे मोनोपोली टाइप बिजनेस है, चाहे वो कोल इंडिया का एग्जांपल हो, वहां पे टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट मैन्युफैक्चरर है। देखिए हमेशा इकोनॉमिक पॉलिसी या रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या इंडस्ट्री को टेलविंड्स कैसे मिलती हैं। अब जो टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट है दैट इज बेसिकली यूज इन एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग, एंड इंडिया में एक ही 2 कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग की, एक दीपक फर्टिलाइजर और एक चंबल फर्टिलाइजर है। तो रशिया से इस प्रोडक्ट की डंपिंग हो रही थी। तो इस बारी बजट में क्या हुआ, बजट के अंदर हमने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी या कस्टम ड्यूटी थी इस प्रोडक्ट पे, बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी जिसको कहते हैं, 7.5 से 10% कर दी। अगेन दिस वाज जस्ट अ साइन टू डिस्करेज इंपोर्ट्स, ऑलरेडी वो इंपोर्ट्स घट चुके हैं, के साथ वॉर पे तो परपेचुअल बैन लगा दिया उन्होंने एक्सपोर्ट पे। बट अगेन बजट में इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट लाइक दिस कि अच्छा जब तक एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर नहीं बढ़ेगी तब तक अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं बढ़ सकती। अगर अंडरग्राउंड माइनिंग बढ़ेगी तो क्या आएगा कि जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं दे विल डू वेल, तो इसलिए वहां पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात हो रही है। और अगर वो अच्छा करेंगे तो कोल इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कोल इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो इंडिया को कोल के अंदर कमी नहीं रहेगी, कोल के अंदर कमी नहीं रहेगी, जो थर्मल पावर है उसके जो नए नए प्लांट लग रहे हैं तो दैट विल नॉट बी एन इशू टू सॉर्ट ऑफ बेसिकली मैनेज। फिर थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं तो और प्रॉब्लम क्या आएगी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की प्रॉब्लम होगी कि बहुत ज्यादा नाइट्रोक्स ऑक्साइड रिलीज होता है,
बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है, तो वहां पे भी क्या आएगा कि ईपीसी कंपनीज आएंगी जो क्या करेंगी, आपके जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगी एंड वहां पे इंस्टॉल करेंगी। चाहे वो इस टाइम पे जैसे पावर मैक का एग्जांपल ले, तुमने इस चैनल पे आई थिंक प्रॉक्सी में 1.5-2 साल पहले कवर करा था। दे स्टार्ट विनिंग ऑर्डर्स इन दिस, बट दिस इज हाउ द वैल्यू चेन कनेक्ट्स एंड दिस इज हाउ द गवर्नमेंट केपेक्स, गवर्नमेंट टारगेट्स, दे एंड अप क्रिएटिंग वैल्यू। नाउ लेट्स लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज क्या है। तो गवर्नमेंट के जो आइडली सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज रहते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज 20% के आसपास, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स इज 18%, इनकम टैक्स इज 21%। बट इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देयर विल बी ऑलमोस्ट 16% ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यूज, एंड जो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जैसे कंपनी पे जो टैक्स लेते हैं और इनकम पे जो टैक्स लगाते हैं, तो इनकम टैक्स की ग्रोथ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 16% होगी, एंड जो कॉर्पोरेट टैक्स में ग्रोथ होगी वो 11% होगी। अगेन इट्स अ हेल्दी डबल डिजिट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बजट के अंदर हमें जो देखना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या विल दे कीप एक्सपैंडिंग और नॉट। तो नॉमिनल जीडीपी की जो ग्रोथ है इट इज पेक्ड एट 10.5%। तो जो रियल जीडीपी है उसकी 6.5 to 7% ग्रोथ की बात हुई। नॉमिनल जीडीपी माने जब महंगाई आती है तो महंगाई को हम हटा के रियल जीडीपी देखते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन 4% होती है एंड योर रियल जीडीपी ग्रोथ इज 6.5%, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इंडिया में 10.5% के आसपास होने वाली है। एंड अगेन डबल डिजिट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इंडिया के अंदर हैज बीन कॉमन, एंड लास्ट 2-3 ईयर्स से अगेन जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है नेक्स्ट अगर 2-3 ईयर्स के लिए भी डबल डिजिट में रहती है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स एज वेल। इनडायरेक्ट टैक्सेस की ग्रोथ बात करेंगे तो इस बारी जो सीजीएसटी है उसकी 11% ग्रोथ बात हो रही है, whereas एक्साइज ड्यूटी की 5% की ग्रोथ बात हो रही है, एंड गवर्नमेंट हैज अ डाइवेस्टमेंट टारगेट ऑफ 50,000 करोड़। हर बारी डाइवेस्टमेंट टारगेट होता है, कभी कभी अचीव नहीं होता, देखते हैं इस बारी अचीव होता है नहीं होता। फिर देखिए गवर्नमेंट रेवेन्यू कमा रही है, फिर गवर्नमेंट खर्चा भी करेगी, तो खर्चा क्या करती है गवर्नमेंट? Interest payments are 19% of the entire expenditure. Then state share of taxes and duties are 21%. डिफेंस के ऊपर ऑलमोस्ट 8% है, पेंशंस पे 4% है, अदर एक्सपेंडिचर पे 9% है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 16% है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हमने देख लिया, और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स इज 9%। तो गवर्नमेंट ने बजट करा है 7% इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 6% इंटरिम बजट में सोचा था। बट मेन खर्चा यहाँ पे क्या है? कैपेक्स के ऊपर है। अगेन कैपेक्स पे 17% और ग्रोथ होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर, राइट? जो आज हम यहाँ देख रहे हैं, तो लास्ट ईयर जो 9.5 लाख करोड़ था, इस ईयर 11 लाख करोड़ के आसपास कैपेक्स का एक्सपेंडिचर है। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि इवन दो ये कैपेक्स का एक्सपेंडिचर बढ़ सकता था, बट 11.11 लाख करोड़ माइंड यू इज 3.4% ऑफ द जीडीपी, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन, राइट? मतलब क्योंकि फिस्कल जो फिस्कल डेफिसिट है, माने जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की बोरविंग्स भी है ऊपर उनके रेवेन्यू के, उसको भी इवेंचुअली गवर्नमेंट को कंसोलिडेट करना है। तो अगर आप फिस्कल डेफिसिट की कंसोलिडेशन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, अदरवाइज इंटरेस्ट पेमेंट्स विल स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ हैंड, एंड एज अ कंट्री मतलब डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल गो आउट ऑफ हैंड. So we don't want to become like other countries, right? I think debt as a percentage of GDP is already 75 to 80%, which eventually will start reducing going forward. तो यहाँ पे हम ये डेटा देखते हैं कि अब गवर्नमेंट ने बात करी है कि दे वांट टू सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट द फिस्कल। तो ये चीज एक काफी मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से पॉजिटिव क्यों है, इसका एक सिंपल रीजन है कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट कम होते जाता है और केपेक्स मोमेंटम भी आप मेंटेन कर पाते हैं, व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, इंडिया का क्रेडिट रेट, जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें एक अपग्रेड आएगा। तो अगर क्रेडिट रेटिंग के अंदर इंडिया की अपग्रेड आता है, तो अगेन दैट इज अ पॉजिटिव साइन, अ लॉट ऑफ इनफ्लोज विल कम एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द एंटायर कंट्री स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट? अगर क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड आता है, जैसे इंडिया की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पीएसयूज है, चाहे वो पावर ग्रिड हो, ओएनजीसी हो, तो इनकी भी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो जाती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरने लग जाता है, विच इज अ हेल्दी साइन फॉर इकोनॉमीज, राइट? तो फिस्कल डेफिसिट का जो कंसोलिडेशन पाथ है, इस बारी गवर्नमेंट ने 4.5% इज सॉर्ट ऑफ रीअफर्म्ड फॉर FY26, एंड FY25 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.6 से 4.9% के आसपास आना चाहिए। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी दैट दे स्टिल मेंटेन द केपेक्स मोमेंटम, केपेक्स को रिड्यूस नहीं करा। अब हम देखते हैं केपेक्स कहाँ कहाँ हो रहा है और कौन कौन उसके बेनिफिशियरीज है। तो यहाँ पे देखते हैं कि केपेक्स गवर्नमेंट का कौन कौन सी स्कीम पे कर रही है, कहाँ कहाँ पे कर रही है। तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, बोथ अर्बन एंड रूरल, बेसिकली दिस इज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, एंड यू विल सी यहाँ पे 36.5 to 70% की ग्रोथ है।
तो काफी ऑब्वियस बेनिफिशियरीज अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हो या फिर स्टैंड लोन लिस्टेड कंपनीज हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, चाहे वो इंडिया शेल्टर फाइनेंस हो, आधार हाउसिंग फाइनेंस हो, आवास फाइनेंसियर्स हो, एप्टस वैल्यू फाइनेंस हो. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी ऑब्वियस बेनिफिशियरीज ओवर हियर, राइट. देन इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो I think just over here, the production-linked incentive schemes for automobile components भी almost there's a year increase of 624%. Solar power grid, जो हम solar energy की बात करते हैं, तो उसमें 110% ऑड का इंक्रीज है एलोकेशन में. एंड साथ साथ अगर आप विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ. विंड एनर्जी में जो एलोकेशन इन बजट है दैट इज फॉलन बाय 10 to 15%, वेयर एज सोलर एनर्जी के अंदर इट हैज ग्रोन बाय 110%. तो यहाँ पे बहुत काफी क्लियर है दैट गवर्नमेंट इज प्रेफरिंग सोलर एनर्जी मोर ओवर विंड एनर्जी, राइट, बिकॉज एट द एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो यू हैव टू मेक दीज चॉइसेस. तो यहाँ पे एक चॉइस बहुत क्लियर दिख रही है. अगेन दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स दैट गवर्नमेंट इज लुकिंग एट. देन अगर नेवल फ्लीट की अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 23,800 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर इस बारी लेड आउट है. सेमी कंडक्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 6,903 करोड़ का एक्सपेंडिचर इस बारी लेड आउट है, राइट, टू क्रिएट द इकोसिस्टम ऑफ सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. फिर इस बारी अगर आप ईवी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए देयर इज अ रिडक्शन इन बजट, राइट. तो अभी फेम 3 पॉलिसी आनी है, देखते हैं उसमें क्या आता है. बट दिस इज वन ऑफ द क्लियर लूजर्स इन द बजट, राइट. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स दैट विल एंड अप लूजिंग आउट. एंड अगर हम पीएम ई बस सेवा स्कीम देखते हैं, तो यहाँ पे भी 1,300 करोड़ के आसपास का केपेक्स यहाँ पे बजटेड है इस बारी. अगेन सम ऑफ द ऑब्वियस जो बेनिफिशियरीज है आगे चल के हम देखते हैं. तो पहले हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं. तो डिफेंस सेक्टर में ऑलमोस्ट टोटल बजट का 12.9% एलोकेशन है डिफेंस सेक्टर के लिए, दैट इज 6,21,000 करोड़ का. एंड इसमें कैपिटल आउटले, तो पिछले साल इंडियन डिफेंस का जो कैपिटल आउटले माने केपेक्स के लिए 1,27,000 करोड़ का आउटले था. एंड इस बारी जो कैपिटल आउटले है दैट इज 1,72,000 करोड़. एंड इसमें से क्या करें कि जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट है वो 1,05,000 करोड़ कर दिए. तो आप क्या कह रहे हैं कि हम केपेक्स कर रहे हैं डिफेंस के अंदर, बट हम किससे लेंगे? अपनी डिफेंस कंपनीज से, राइट. सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर द सेक्टर, बट मे बी वैल्यूएशंस आर आउट ऑफ हैंड. तो वो आपको चीज इंडिपेंडेंटली देखनी पड़ेगी कि कहीं आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिले. पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने इंडिया की सपोज करते हैं नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर्स बना रही है, पाकिस्तान के पास जो बॉर्डर की रोड्स बना रही है, तो इनके लिए 30% इंक्रीज इन बजट एलोकेशन है इस बारी. देन ब्रेक डाउन और जो डिफेंस बजट की हमने बात करी कि इस बारी जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर इट वाज रिकॉर्ड एट 1.27 लाख करोड़. बट अगेन इफ 1.72 लाख करोड़ का कैपिटल एक्विजिशन करना है गवर्नमेंट को, तो इट विल अगेन लीड टू एटलीस्ट 20 to 25% से ज्यादा ग्रोथ, 20 to 25% टाइप ग्रोथ इन डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया. तो एक्चुअली इंडस्ट्री itself will grow at 20 to 25%. This is why a lot of these defense stocks have re-rated, right? Because industry level पे 20-25% growth आ रही है. देन ऑल सेक्टर्स देखते हैं. तो यहाँ पे जब हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर हैज रिसीव्ड ऑलमोस्ट 1.29 लाख करोड़ राइट इन द बजट. एंड मेजॉरिटी ऑफ इट बीएसएनएल के लिए 82,916 करोड़. एंड जो बीएसएनएल है इसके लिए क्या हुआ इस टाइम पे, इसका वन ऑफ द रीजंस है कि वापस जो स्पेक्ट्रम है उसकी बिडिंग के लिए आ रहा है. एंड इसके बाद even like no government will want ki private sector becomes dominant part in like one of the critical basically infrastructure of the public, that is communication. but still abhi to aisa ho hi chuka hai. but again yahan pe kya hoega ki yahan pe bhi these companies will do capex. तो वहां पे भी दिख रहा है कि जो भारत नेट का प्रोग्राम आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी हाइक कर दी है 6,000 करोड़ से 8,500 करोड़. तो जो टेलीकॉम इक्विपमेंट का पूरा इकोसिस्टम है that has started doing well for since last 1 year, because डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं. बिकॉज काफी बारी ऑर्डर्स के अंदर रिक्वायरमेंट ही है कि ये डोमेस्टिक कंपनी को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर कंपनीज हो, चाहे वो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो. राइट, दीज कंपनीज अगेन हैव बीन डूइंग वेल फॉर लास्ट 1 year एज वेल, एंड दे हैव ऑर्डर बुक टू डू वेल फॉर द नेक्स्ट 1 year. बट यहाँ पे पूरा जो टेलीकॉम के लिए बजट है उसको जो बढ़ाया गया, दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इकोसिस्टम अगेन कैन स्टार्ट बजिंग, जैसे हमने अंडर माइनिंग कोल के अंदर देखा था, राइट, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के अंदर देखा था. देन हम रेलवेज की तरफ आते हैं. विल गो टू ईच एंड एवरी बेनिफिशियरी. हम बिजनेसेस की भी तरफ चलेंगे कि क्या क्या बेनिफिशियरी हो सकते हैं. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डेंजर साइन क्या है रेलवेज में, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक बारी, कि रेलवेज के अंदर इस बारी जो लाइक सी अगेन मेरी एक्चुअली एक फ्रेंड से बात हो रही थी ये वीडियो से पहले.
कि अगर आप ये चीज देखेंगे तो रेलवे के अंदर जो टोटल एलोकेशन है बजट में ऑलमोस्ट 2,50,000 करोड़ की है। बट जो ग्रोथ रेट्स हैं, जस्ट लुक एट दिस, कि एक टाइम पे सिर्फ 35,000 करोड़ एलोकेट होते थे रेलवे में, बट लास्ट 4 years में जस्ट पोस्ट कोविड यू सी दिस नंबर हैज रियली एक्सप्लोडेड, राइट? अगर आप ये देखेंगे तो नंबर हैज रियली एक्सप्लोडेड। एंड यहाँ पे जो एक्चुअली में काफी ग्रोथ थी, यहाँ पे ठीक ठीक ग्रोथ थी, बट यहाँ पे 50% ग्रोथ थी लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर इज 5% ग्रोथ रेट, राइट? सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप अ वॉच आउट फॉर, कि बहुत सारी रेलवे कंपनीज ऑर्डर बुक के ऊपर चल रही है। एंड ऑर्डर बुक किस पे चलती है? कि नए ऑर्डर्स मिलेंगे। एंड नए ऑर्डर्स कब मिलते हैं? जब बजटरी एलोकेशन बढ़ता है। तो इसकी बार अब की बार बजटरी एलोकेशन बहुत नहीं बढ़ा, अब की बार बजटरी एलोकेशन 5% ऑर्ड के आसपास बढ़ा है। एंड इस बजटरी एलोकेशन में भी मेजॉरिटी ऑफ द स्पेंड्स गवर्नमेंट कहाँ करने की सोच रही है? दैट इज ऑन सेफ्टी। सेफ्टी कहाँ, अगर आप यहाँ चेक करेंगे कि बहुत ज्यादा रेलवे एक्सीडेंट्स इंडिया के अंदर होने लग गए हैं। तो लाइक सम ऑफ द मेन रेलवे एक्सीडेंट्स ओवर लास्ट 6 years, राइट? जैसे यहाँ पे देवर ऑलमोस्ट 291 पीपल डाइड इन 2023, देन 2024 में ऑलमोस्ट 4 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ रेल एक्सीडेंट, राइट? टू मेक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन मोर सेफ, राइट? तो व्हाट द इस बजट के अंदर क्या इंडिकेट किया गया कि ऑलमोस्ट 1.1 लाख करोड़ विल बी स्पेंट ऑन सेफ्टी, चाहे वो सिग्नलिंग हो, टेलीकॉम हो, चाहे वो जो कवच का सिस्टम या वहां पे हो, तो वहां पे स्पेंड होंगे ऑलमोस्ट 1.1 लाख करोड़ के आसपास, विच वाज 98,000 करोड़ लास्ट ईयर, राइट? तो ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ द बजट इज गोइंग टू बी स्पेंड ऑन रेलवे के अंदर फॉर बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, राइट? तो यहाँ पे देर आर कंपनीज लाइक HBL पावर है, CG पावर ने भी एक कंपनी अक्वायर करी है जो कवच के अंदर है, राइट? फिर करनेक्स भी एक कंपनी है जो इसके अंदर है, बट अगेन वहां पे पता नहीं रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी कब जनरेट होगी, आई जस्ट डोंट नो, राइट? बट अगेन दीज आर सम ऑफ द कंपनीज ओवर देयर। तो जो कवच सिस्टम है वो ये कंपनीज बनाती हैं, विच इज वन ऑफ द टूल्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दीज कंपनीज स्टार्ट जनरेटिंग मोर ऑर्डर्स गोइंग फॉरवर्ड। बट बजट के अंदर तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ जो सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम है, यहाँ पे भी इस बारी ऑलमोस्ट 4,647 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। तो देर आर कंपनीज, जैसे अगर हम डायनेमिक केबल्स की बात करेंगे तो जो सिग्नलिंग केबल्स हैं वो भी बनाती हैं, बट आई थिंक इट्स बेयरली 4 to 5% ऑफ द रेवेन्यूज, बट राइट, बट दैट इज वन ऑफ द कंपनीज विच इज देयर। बट सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का जो यहाँ पे जो बजट के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो अगेन दैट इज पूरा वो रेल प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स का ही पार्ट है। देन कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट, तो जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, is that this industry has probably seen one of the largest uptick in allocations, and यहाँ पे जो allocation है it has gone almost close to 20,000 crores, right? तो almost 20,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस टाइम पे allocation हो रही है बेसिकली ग्रीन एनर्जी में, which was close to 6 to 7,000 crores earlier, right? And this again majority of the cumulative real like जो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं इंडिया में कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मेजॉरिटी ऑफ इट इज इन सोलर पावर, उसके बाद विंड एनर्जी है, फिर बेसिकली वेस्ट टू पावर, बायोमास, बाकी सारे छोटे छोटे सोर्सेज रिसोर्सेज है। बट पूरे इस बजट में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी पे स्पेसिफिकली देर इज ऑलमोस्ट 110% ग्रोथ इन एलोकेशन। आई थिंक हमने पहले जो एक नंबर पढ़ा था नियरली 10,000 करोड़ प्लस का नंबर है फॉर सोलर एनर्जी, राइट? सो इट मीन्स कि a lot of these companies whether they are into solar pumps, चाहे हम PM कुसुम स्कीम की बात करें तो बजट के अंदर कंपोनेंट C की बात हुई थी, अभी तो कंपोनेंट B चल रहा है। कंपोनेंट C में नियरली एक आई थिंक एक सोलर पंप लिस्टेड मैन्युफैक्चरर है जस्ट नियर मोनोपोली ओवर देयर, राइट? अगेन यहाँ पे लाइक जो बिकॉज दिस इज अ वेरी बिजनेस टू गवर्नमेंट डिपेंडेंट सेक्टर, तो B2G लाइक डिपेंडेंट सेक्टर में देन व्हाट हैपेंस की इज योर like you have to track all these things, right? Because it is very dependent upon the government, right? So that is one of the companies that might do well. Secondly, what is happening is that solar cell और module के machines को बनाने के लिए जब आप मशीन चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 7.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी। तो इस बार क्या करा, उस कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया। एक और यहाँ पे क्या हुआ है चीज कि जो सोलर ग्लास है, तो जैसे एक लिस्टेड कंपनी है बाय द नेम ऑफ बोरोसिल रिन्यूएबल्स, उसने कैपेसिटी एक्सपेंशन करा, बट चाइना से डंपिंग होने लगी सोलर ग्लास की एट अ वेरी चीप प्राइस। तो उनके जो मार्जिन हैं दैट हैव गॉन टू लो सिंगल डिजिट्स और इवन नेगेटिव।
बट अगेन बजट में क्या करें कि 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सोलर ग्लास which will give them an equal footing with the imports, right? So again, that is a trend that the government is trying to protect this industry and grow this industry, especially the solar energy. Wind energy में allocation has been reduced because see again wind energy is more difficult to install. अगर हम rooftop solar plan की बात कर रहे हैं तो आप किसी की rooftop पे windmill तो जाके install कर नहीं सकते, right? So again, it is much easier to do the expenditure on solar energy. This is why we are seeing this trend pick up. देन इसके बाद हम देखते हैं सो जस्ट सेकेंड राइट इसके बाद हम देखते हैं कि सम ऑफ द कस्टम ड्यूटीज विच हैव बीन सॉर्ट ऑफ कट एंड सम ऑफ द लाइक अदर एलोकेशंस विच हैव बीन देयर. तो ये थोड़े से पॉलिसी चेंजेस हैं. तो पहला तो हम एक कस्टम ड्यूटी का ट्रेंड देखते हैं विच इज ओवर हेयर की जो गोल्ड की कस्टम ड्यूटी है इट हैज बीन कट फ्रॉम 15 to 6%. अगेन दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर द ज्वेलरी रिटेल कंपनीज, चाहे वो आपके कंपनीज लाइक टाइटन हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, सेनको या थंगा माइल हो, बिकॉज अभी गोल्ड के प्राइसेस जब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं तो अगेन डिमांड फॉल्स ऑफ अ क्लिफ बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू करेक्ट. एंड सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज दैट नियर टर्म में दीज कंपनीज टेक अ वॉल्यूम हिट. So what happens because of this decline in prices is that the volume start recovering, the customer starts coming back into the store. अगर गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं, जैसे जिस दिन जब ये 15 to 6% कस्टम ड्यूटी कट आया था, तो आई थिंक कल के दिन ही ऑलमोस्ट 5 to 6% गोल्ड का प्राइस गिरा इंडिया के अंदर, राइट, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज इफ इट रिमेन स्टैग्नेंट फ्रॉम हियर. देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इट कैन बी लाइक एक्सट्रीमली पॉजिटिव बिकॉज गोल्ड प्राइसेस कैन अगेन इंक्रीज, क्योंकि इफ इट इंक्रीज इंटरनेशनली देयर इज नो अदर वे. बट एक चीज आपको क्या समझनी है कि टाइटन जब 2003 में था तब गोल्ड का प्राइस 3-3,500 होता था, सेंसेक्स भी 3,500-4,000 पे था. आज सेंसेक्स ऑलमोस्ट 80,000 प्लस है, गोल्ड का प्राइस 75,000 छू के अभी 72-73,000 पे है. But again, Titan has done well in spite of gold prices going up. But if the gold prices go up like drastically in 1 year, then there's a fall off in demand. That always keeps happening. But if the gold prices stagnate, जैसे अभी prices गिर गए gold के, but if they start stagnating over here, then it's extremely positive for the sector, which we'll find out by Q3 or Q4. Right? So let's see if it happens or not. But initially, it seems to be a positive aspect. Right? तो पावर सेक्टर पे जाने से पहले हम देखते हैं कि और कौन कौन सी पॉलिसी चेंजेस अनाउंस हुई है. सो दिस इज अ एंटायर लिस्ट ऑफ पॉलिसी चेंजेस. तो जैसे टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करी गई है ऑन अमोनियम नाइट्राइट. तो दीपक फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द की बेनिफिशियरीज, सो दे आर स्पेंडिंग अनदर 2,200 crores टू एक्सपैंड देयर अमोनियम नाइट्राइट कैपेसिटी. देन टैक्स चेंजेस और कहाँ हुई है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प फिश फीड को 5% कर दिया. तो इम्पोर्ट ऑफ जो ब्रूड स्टॉक है श्रिम्प के लिए उसको रिड्यूस करा गया. तो एक्वा फीड कंपनी सच एज जो गोडरेज एग्रोवेट है दे माइट बेनिफिट, इवन अवंती फीड्स एंड अदर्स माइट बेनिफिट, जो आज आई थिंक हमें रिएक्शन में दिखाई, राइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज लाइक श्रिम्प फीड कंपनीज आर बेस्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश अगेन. एंड अनदर पॉलिसी चेंज आंध्र प्रदेश में भी है, उसको भी हम देखेंगे. देन अनदर डिक्लाइन इन बेसिक कस्टम ड्यूटी टू 15% फ्रॉम 20% फॉर बेसिकली जो फोन के चार्जेस है उनके लिए, एंड पीसीबीए फॉर मोबाइल फोन्स. दिस इज नेगेटिव for the likes of Dixon, which assemble PCB and mobiles, because domestic manufacturing थी, but again import lower rates पे हो सकता है. तो let's see what happens, because at 190-200p there's very little room for disappointments, but again it might not be a substantial chunk of the business, so we'll have to check independently. Then फेरो निकल के ऊपर 2.5% की जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी उसको रिड्यूस करा है. तो जिंदल स्टेनलेस इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इंडिया, एंड वन ऑफ द ways through which stainless steel is made, मतलब stainless steel बनता कैसे है, फेरोक्रोम से बनता है, निकल से बनता है. तो निकल सारा इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है, राइट. तो इंडोनेशिया के साथ इंडिया की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ऑलरेडी, बट जस्ट बिकॉज अब क्योंकि कस्टम ड्यूटी 2.5% से रिड्यूस करके 0 कर दी गई है ऑलमोस्ट, तो जिंदल स्टेनलेस कैन इवन सोर्स निकल फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो इट जस्ट गिव्स देम एन एडवांटेज कि आपको सिर्फ इंडोनेशिया से नहीं लेना, आप अदर कंट्रीज से भी ले सकते हैं, क्योंकि कल को इंडोनेशिया में अगर कोई सप्लाई चेन प्रॉब्लम हुई तो अगेन दैट कैन इम्पैक्ट जिंदल स्टेनलेस. इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, राइट. देन बेसिक कस्टम ड्यूटी कॉपर ओर और कॉन्सेंट्रेट पे 0 कर दी गई है फ्रॉम 5% अर्लियर. तो ये हिंदाल्को टाइप्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, रीजन बीइंग बिकॉज हिंदाल्को वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर है इंडिया के अंदर.
again, this is important because see, copper is like used is a conductor of electricity, and it is used almost everywhere. So just reducing the domestic prices will be good for the country only. Then custom duty silver के ऊपर reduce कर दी गई है from 15% to 6%, but this is sort of negative for Hindustan Zinc because almost silver prices 8% के आसपास से करेक्ट हो गए. So I think 500 to 700 crores का EBITDA पे impact आएगा हिंदुस्तान जिंक के लिए, which might not be too much as a percentage of their EBITDA. Then जो 3 कैंसर ड्रग्स हैं उन पे फुल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन करी है. So all these 3 drugs are actually sold by AstraZeneca in India. right? तो AstraZeneca एक listed MNC है. तो जो 3 कैंसर ड्रग्स पे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट करी गई है या जीरो करी गई है, so all these 3 drugs are sold by AstraZeneca. राइट. सो एस्ट्राजेनेका के ऑलमोस्ट टॉप 10 ड्रग्स के अंदर ही आते हैं, एंड दे गेट ऑलमोस्ट 29% ऑफ देयर रेवेन्यूज फ्रॉम दीज 3 ड्रग्स. राइट. सो अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर द सोसाइटी. सो दिस इज व्हेन पे कस्टम ड्यूटी ऑलमोस्ट जीरो कर दी गई है, सो विच इज अगेन अ पॉजिटिव पॉलिसी चेंज. राइट. देन हम पहले दीपक फर्टिलाइजर का एग्जांपल देख रहे थे. तो इनका जो टैन का प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट 2200 crores का प्रोजेक्ट है, एंड अपॉन कंप्लीशन द ओवरऑल लाइक इट विल इंक्रीज द ओवरऑल कैपेसिटी टू 1 million tons per annum, meeting 60% of India's demand for ammonium nitrate, moving forward toward its mission of आत्मनिर्भर भारत. राइट. अगेन फिनॉल की तरह, जैसे फिनॉल के अंदर दीपक नाइट्राइट ने बड़ा केपेक्स लगा के आत्मनिर्भर भारत कर दिया सेल्फ सफिशिएंसी में, सिमिलरली दीपक फर्टिलाइजर भी ये कर रहा है. जब चंबल फर्टिलाइजर का भी प्लांट आ जाएगा, आई थिंक इंडिया विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन अमोनियम नाइट्राइट. राइट. सो अगेन यहाँ पे टू इंकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इट्स जस्ट अ सिग्नल, जस्ट अ साइन. राइट. देन आगे हम चलते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल का. तो बोरोसिल रिन्यूएबल ने आज ही लाइक कल रात को ही बेसिकली ये निकाला था. देयर वाज दिस BSE नोटिफिकेशन is that effectively there is a 10% basic custom duty which is proposed on the import of solar glass with effect from 1st of October 2024. And this company has already expanded capacities, but it doesn't have the pricing right now because China has literally destroyed the solar glass prices. Right. So again, this will create a level playing field. So it will be interesting to see whether they are able to take the advantage of this or not. देन इसके बाद अगर हम थोड़ी चीज देखते हैं, दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन रूरल स्पेंडिंग. तो रूरल स्पेंडिंग पे इस टाइम पे क्या चल रहा है? तो रूरल स्पेंडिंग एक्चुअली में जो भी आपकी स्कीम्स है लाइक PM किसान योजना, रूरल रोड्स, इरिगेशन, मनरेगा, राइट. सो ऑल दीज स्कीम्स वर एक्चुअली गोइंग डाउन ओवर द लास्ट 3 years. तो अगर आप चेक करते हैं तो लाइक देयर वाज वेरी सॉफ्ट रूरल स्पेंडिंग ओवर द लास्ट 3 years. But this year it is budgeted कि rural spending will increase by 9 to 10%, right? तो अगर rural spending almost 10% से increase होती है, so it is good for the bottom pyramid of the society. It could be good for a lot of rural ancillary players, चाहे वो tractors के अंदर हो, चाहे वो seed companies हो, चाहे वो domestic agrochemical companies हो. जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल में, जैसे देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ धर्मज क्रॉप गार्ड. राइट. सो दे हैव डन ह्यूज एक्सपेंशन एंड फॉर्मुलेशन डोमेस्टिकली बेचते हैं. तो धानों का एग्रीटेक इज आल्सो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनी. इंसेक्टिसाइड्स इज आल्सो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनी. ट्रैक्टर्स में देयर आर कंपनीज लाइक स्वराज इंजन्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया. दोज आर अगेन इन द रूरल इकोसिस्टम. फिर सोलर पंप्स के अंदर एक एक्सपेंडिचर बढ़ता है PM किसान योजना में, बिकॉज इट गिव्स देम बोथ एडवांटेजेस. पहली चीज देखिए, स्मार्ट मीटर और सोलर पंप्स में क्या फर्क है? स्मार्ट मीटर में पॉलिटिकल ऑपोजिशन आ जाती है. कैसे आती है? लोगों को लगता है कि यार हमारा ये बिजली का बिल बढ़ जाएगा. सोलर पंप्स में क्या एडवांटेज है कि एक्चुअली में बढ़ने की जगह आपका बिल घट जाता है. राइट. एंड साथ साथ जो किसान है उनके लिए इट इज लाइक फॉर द फार्मर्स इट इज अ बेनिफिशियल थिंग. तो आई थिंक PM कुसुम योजना इज समथिंग वर्थ ट्रैकिंग अगर आप जो रूरल स्पेंड्स को ट्रैक कर रहे हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक सम ऑफ द एक और जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दैट इज ऑन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स. अगर आप चेक करेंगे तो न्यूक्लियर पावर के लिए ऑलमोस्ट 2228 crores का लाइक एलोकेशन हुआ है मेजर स्कीम्स में, विच वाज 442 crores इन द पास्ट. एंड अगेन यहाँ पे जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट इज प्लानिंग. तो यहाँ पे वैल्व कंपनीज है लाइक सीलमैटिक्स विच हैव द लाइक न्यूक्लियर सर्टिफिकेशन. देन देयर आर पंप्स कंपनीज लाइक KSB आल्सो देयर. देन एक वालचंद नगर एक कंपनी है जो कैपिटल गुड्स में न्यूक्लियर के. तो वहां पे देखना है कि वहां पे टर्न अराउंड हो रहा है, काफी स्मार्ट इन्वेस्टर वारंट्स लेके आए हैं. तो ऐसा वहां पे क्या हो सकता है? राइट. तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू सी. अगर न्यूक्लियर एनर्जी पे केपेक्स बढ़ते हैं तो लॉट ऑफ योर स्टेनलेस स्टील पाइप कंपनीज कैन डू वेल, बिकॉज वहां पे तो यूज ही ये सब होता है. राइट. सो दैट इज अनदर एरिया टू वर्थ टू कीप ट्रैकिंग. राइट.
कि यहाँ पे इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने सोलर एनर्जी में तो प्ले आउट होते देख लिया, विंड एनर्जी में भी प्ले आउट होते देख लिया, अब न्यूक्लियर एनर्जी में क्या क्या प्रॉक्सीज अवेलेबल है और क्या क्या हो सकता है, दैट इज समथिंग वन हैज टू कीप फाइंडिंग। जैसे मेरे को भी बहुत ज्यादा प्रॉक्सीज नहीं मिले टू बी ऑनेस्ट, राइट। हमने पंप्स की बात करी, वैल्व्स की बात करी, और हमने कैपिटल गुड सप्लायर की बात करी न्यूक्लियर में, बट उससे ज्यादा मेरे को प्रॉक्सीज मिलने मुश्किल हो रहे हैं बियॉन्ड द पावर जनरेटिंग कंपनी, चाहे वो एनटीपीसी हो या भेल को ऑर्डर मिले, तो दोज आर सम ऑफ द अदर प्रॉक्सीज। फिर बजट के अंदर ओवरऑल विजन में इस बारी लाइक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बात हुई इस बारी वाटर की, मतलब दिस वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि वाटर मैनेजमेंट वाज पुट इन द बजट डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे एज सच कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं मेंशन था, बट इट वाज मेंशन कि दे हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई प्रोडक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट टू टॉप 100 cities and use of treated water for irrigation and tank filling. Right, see again water industry ka we did a very detailed analysis 3 months back, and this is an industry where there are multiple proxies available. कैसी proxies हैं? There are proxies which are EPC companies, there are wastewater treatment companies, there are water chemical companies, there are DI pipe manufacturers, there are capital good companies, there are water pump companies. And ये companies कौन सी हैं अगर यहाँ पे हम नाम देखेंगे, ईपीसी में वेल्सपन इंटरप्राइजेज है, वीएटेक वाबाग है, एनसीसी है, ओम इंफ्रा है, ईएमएस लिमिटेड है, लार्सन एंड टूब्रो है, आईटीडी सीमेंटेशन का एग्जांपल है। वाटर ट्रीटमेंट में कौन सी कंपनीज अगेन इन्वॉल्व है, आयन एक्सचेंज है, ईएमएस लिमिटेड है, वेल्सपन इंटरप्राइजेज अगेन वाटर ट्रीटमेंट में भी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इज देयर, एंड ईएमएस लिमिटेड इज वन ऑफ द कंपनीज जो डिजाइनिंग के अंदर है। देन वाटर पंप्स एंड कैपिटल गुड्स में कौन सी कंपनीज है, जाश इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द कंपनीज विच इज लाइक अ मोनोपोली इन वाल्व्स एंड स्क्रीनिंग इक्विपमेंट। डब्ल्यूपीआईएल है, थर्मैक्स है, बट वैल्यूएशन थर्मैक्स का आई थिंक 100 पी बियॉन्ड चल रहा है। देन किर्लोस्कर ब्रदर्स है यहाँ पे। फिर डक्टाइल आयरन पाइप्स में देयर आर कंपनीज लाइक इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, राइट, सो अगेन आई थिंक इट हैज फॉर्म्ड अ बेस एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ इट। जय बालाजी है यहाँ पे, बट आई डोंट ट्रैक दैट वन। जिंदल सॉ है, वेल्सपन कॉर्प है, और श्याम मेटालिक्स है, राइट। सो दीज ऑल दीज कंपनीज आर इनटू डक्टाइल आयरन पाइप्स। एक और ट्रेंड है यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, दैट इज ऑफ ओपीवीसी पाइप्स। तो ओपीवीसी पाइप्स क्या है और हो क्या रहा है यहाँ पे, तो अगेन विद इन द इंडस्ट्री डक्टाइल आयरन पाइप्स की इंडस्ट्री आज 25,000 करोड़ की है। तो रिसेंटली मैं एक अनलिस्टेड प्लेयर से मिला था जो ओपीवीसी पाइप्स के भी कैपेसिटी लगा रहा है, इज दैट अगेन ही सेड कि नियरली 25,000 करोड़ ऑफ दिस इंडस्ट्री, 10,000 करोड़ माइट मूव टू ओपीवीसी पाइप्स। A, because OPVC pipes are lighter. B, OPVC pipes are easier to install versus ductile iron pipes. And C is that OPVC pipes are almost 40% cheaper versus a ductile iron pipe. So यहाँ पे देर आर सुप्रीम हो गया या अपोलो पाइप्स हो गया, राइट, दीज कंपनीज आर डूइंग एक्सपेंशन इन ओपीवीसी पाइप्स एंड मार्जिन्स आर आल्सो मच हायर, बट रिमेनिंग टू बी सीन कि ये इंडस्ट्री क्रिएशन कैसे होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर 100 प्रोडक्शन लाइंस का इस टाइम पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट खुल चुका है, एंड आई थिंक बाय दिस ईयर एंड ऑलमोस्ट 18 प्रोडक्शन लाइंस आएंगी इसकी, राइट, विच विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस इंडस्ट्री ग्रोज बिकॉज इट्स अ न्यू इंडस्ट्री विच इज गेटिंग क्रिएटेड, एंड डीआई पाइप्स का इट्स अ सुपीरियर रिप्लेसमेंट. So that is one of the interesting aspects. So some of the sectors which are basically benefiting out of budget, तो यहाँ पे ammonia nitrite players might benefit, jewelry might benefit, like auto might benefit because of higher production linked incentive scheme, health insurance might benefit क्योंकि employment के लिए भी मतलब कुछ schemes निकाली हैं, तो again that is a very long drawn benefit, तो इसलिए बहुत discuss नहीं कर रहे. Telecom equipment पे production linked incentive scheme बढ़ा दी गई है, that might benefit. Affordable housing financiers might benefit क्योंकि हमने जैसे देखा rural housing scheme and urban housing scheme के लिए बजट में allocation बढ़ा दिया गया. Then commodities might benefit from basic custom duties, like जैसे हमने solar glass की बात करी, that might be a key beneficiary, right? Then other हमने already ammonium nitrite की बात करी, then हमने बात करी कि जो निकल की sourcing है raw material की, that becomes easier for a stainless steel company. For a largest copper smelter हिंदाल्को के लिए कॉपर ओर को इंपोर्ट करना और सस्ता हो जाएगा, राइट. अदर बेनिफिशियरीज आर लाइक डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल्स, अगर रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है और मॉनसून इज गुड दिस टाइम. एक्वाकल्चर इज क्वाइट अ क्लियर बेनिफिशियरी, तो देयर आर कंपनीज व्हिच आर इनटू फीड्स, राइट. देन देयर आर आल्सो अदर कंपनीज जैसे गोदरेज एग्रोवेट हो गया, अवंती फीड्स का एग्जांपल हो गया, कोस्टल कॉर्पोरेशन का एग्जांपल हो गया. दीज आर सम ऑफ दोस कंपनीज ओवर हियर. देन अनदर बेनिफिशियरी इज अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स. अब मैंने ये अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स क्यों बोला आपको बेनिफिशियरी है,
रीजन बीइंग कि अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट पे आपका जो टैक्स रेट था दैट वाज बियॉन्ड 20%, एंड आई थिंक अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर था। बट अगर आप 2 years के लिए आप कोई भी अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू 12.5%. So this is a very positive development because it means कि unlisted में भी if people are participating, so they are getting rewarded instead of being instead of being taxed at their income tax rates. Like reward किस चीज का मिल रहा है कि बेसिकली आप रिस्क ले रहे हैं, आप एक कंपनी को ग्रोथ कैपिटल दे रहे हैं और कंपनी ग्रो कर पा रही है, एंड आप उनको आप एट अ लाइक आपका टैक्सेशन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम अर्लियर टैक्स रेट्स. सो अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स विल आर आल्सो अ की बेनिफिशियरी ओवर है. डिफेंस कंपनीज की तो हमने बात करी यहाँ पे. देन फाइनली व्हाट विल डू इज दैट जस्ट टू लुक एट सम ऑफ द लाइक अदर बेनिफिशरीज. तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं जस्ट सेकेंड, तो पावर सेक्टर के अंदर इस टाइम पे क्या हो रहा है is that ki 2.4 gigawatt ka thermal power plant in Bihar has been announced for 21,400 crores. So this will be a joint venture between NTPC and Bihar government. Then almost first pilot of 800 megawatt thermal project for advanced ultra supercritical thermal plants. तो ये भी NTPC और भेल के बीच का एक agreement है जो एक और again it has been passed. Then nuclear energy के लिए private sector plus PSU joint ventures की बात हो रही है to develop भारत small reactors. अगेन न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रैक करना जरूरी है बिकॉज दिस इज अगेन एन इमर्जिंग इंडस्ट्री. यहाँ पे HCC जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बट उनका पास्ट काफी खराब रहा है. वी डोंट नो हाउ द फ्यूचर गोज बट दैट इज वन ऑफ द EPC कॉन्ट्रैक्टर्स ओवर हियर. वालचंद नगर इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी जिसका पास्ट काफी खराब रहा है कैपिटल गुड्स में न्यूक्लियर की. बट लेट्स सी हाउ द फ्यूचर गोज. वहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स आए हैं थ्रू वारंट्स एंड प्रेफरेंशियल इशूज. देन न्यूक्लियर में हमने पहले भी बात करी और कौन कौन से प्लेयर्स हैं. देन पॉलिसी फॉर एनर्जी ट्रांजिशन एंड पम्प्ड हाइड्रो प्लांट्स टू बी फाइनलाइज सून. तो पम्प्ड हाइड्रो प्लांट्स के लिए देयर इज अ पॉलिसी व्हिच माइट गेट फाइनलाइज सून. तो यहाँ पे देखते हैं जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है, जो जेनकोज हैं, चाहे वो भेल हो, NTPC हो, टाटा पावर हो, JSW एनर्जी हो, these companies might basically be the beneficiaries. Then finally lower basic custom duty on lithium and copper. देखिए lithium और copper are used for batteries, right? तो बैटरी का क्रिटिकल रॉ मटेरियल यही है. कैपिटल गुड्स में भी यही यूज होती है, न्यूक्लियर में भी यूज होती है, पावर में भी these raw material are used. So generally it should be beneficial for the entire industry and the ecosystem. Then एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, बजट न्यूट्रल टू नेगेटिव कहाँ पे है. तो न्यूट्रल टू नेगेटिव ब्रोकर्स, कैपिटल मार्केट प्लेयर्स, रियल एस्टेट, राइट, जनरली इनके लिए न्यूट्रल टू नेगेटिव है. न्यूट्रल कह सकते हैं आप आज के रिएक्शन को देखने के बाद, नेगेटिव भी स्लाइटली हो सकता है. जैसे रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिए गए हैं, तो रियल एस्टेट का भी अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के आसपास है, जो इक्विटी का 12.5% है. ब्रोकर्स के लिए चाहे वो एंजल वन हो या बाकी ब्रोकर्स हो, तो STT बढ़ाई गई है बट इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इंक्रीज. बट अगेन आज भी एक सेबी का एक केस स्टडी आया कि 70% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स lose money even in cash trading, and to curb the speculative activity in derivatives there might be some future actions which might get taken. but again वो बजट का पार्ट नहीं थे, बट जो लैंग्वेज थी इकोनॉमिक सर्वे की एंड बजट के अंदर जो लैंग्वेज थी, इट माइट बी दैट सम फॉर्म ऑफ द रेगुलेशन स्टिल माइट कम ऑन डेरिवेटिव्स, राइट. तो वो आपको एक चीज जरूर ट्रैक करनी है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी काफी हार्श लैंग्वेज थी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्पेकुलेटिंग इन डेरिवेटिव्स, बिकॉज एज अ डेवलपिंग सोसाइटी यू कांट सॉर्ट ऑफ, इन माय व्यू आल्सो, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकते. बट यहाँ पे बजट में जनरली एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि थोड़ा सा मतलब मिडिल क्लास के लिए इंस्टेड ऑफ लाइक टैक्स रिबेट्स, टैक्सेशन इज कीप्स गोइंग अप. अब LTCG को बढ़ा दिया, STCG को बढ़ा दिया, अब 6 महीने बाद दूसरा बजट है. अब ये ना हो कि LTCG को आके 12.5 से 15% कर दे, राइट. तो अगेन दैट होपफुली डजंट हैपन, लाइक बिकॉज सी एज people from middle class we just expect policy continuity and stability. अगर आपने 12.5% करना है तो आप बोल दीजिए फिक्स अगले 5-10 साल के लिए, इसमें चेंजेस नहीं होंगी. बट बिफोर एवरी बजट देयर इज अ राउंड ऑफ स्पेकुलेशन जो पिछले 8-9 साल से हो रहा था, एंड अगेन इट लीड्स टू अनसर्टेनिटी. if people just come and confirm this कि यार इसके बाद अब चेंज नहीं होगा, then it becomes much more easier for people to sort of do investing and go about their business. But certainty लेना बहुत जरूरी है. Hopefully people from the government understand this aspect, because every time there is uncertainty it becomes risky. Then budget के जो major outlays हैं अगर हम देखते हैं तो this will give you a very good idea कि कहाँ कहाँ outlays में growth है.
राइट. सो जस्ट ओवर हियर हमने पहले सोलर पावर की बात करी, तो सोलर पावर में ऑलमोस्ट 10 लाइक जो ग्रोथ है, आई थिंक इट्स गॉन लाइक यहाँ पे आई थिंक बियॉन्ड 10,000 करोड़ के आसपास का लाइक ग्रोथ होएगा. देन विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो विंड एनर्जी में एक्चुअली में देयर इज अ डी ग्रोथ इन एलोकेशन, राइट. तो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे हाइड्रो पावर में भी ग्रोथ है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स के लिए भी ग्रोथ है, हाइड्रोजन मिशन के लिए भी देखते हैं क्या करते हैं अभी. अगेन अभी तो बातें ही चल रही हैं सिर्फ. देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे और भी कोई की पॉलिसीज देखते हैं, तो लाइक पावर सेक्टर जनरल के लिए, इन जनरल पावर सेक्टर के लिए बजटरी एलोकेशन इंक्रीज हुई है, एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी यहाँ पे लाइक फॉर लाइक अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो दे आर क्लियर लूजर्स इन दिस बजट, बिकॉज नियरली 40 to 45% डी ग्रोथ है. जब तक फेम 3 पॉलिसी नहीं आती तब तक हमें देखना है. बट ईवी एज अ ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज गॉन इनटू अ रिवर्स गियर. इट इज नॉट इन द फ्रंट गियर, इट इज गॉन इनटू अ रिवर्स गियर. एक लास्ट पॉलिसी चेंज का जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, विच इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इज डेट कि आंध्र प्रदेश में जो अमरावती कैपिटल है, उसके लिए 15,000 नॉट करोड़ का स्पेशल एलोकेशन करा गया. एंड यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सम ऑफ द प्लेयर्स हु आर देयर इन आंध्र प्रदेश, तो आपको इससे एक अच्छा आइडिया लगेगा. Then there are just over here, there are companies which are into like EPC contracting over there, like NCC is there. Right, तो NCC का एक अमरावती में 600 करोड़ का एक कंटिजेंट लाइबिलिटी चल रहा है, आई थिंक 400 to 600 करोड़ के बीच में, बिकॉज पास्ट गवर्नमेंट ने आके उससे पुरानी गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया था. देन देयर इज अ कंपनी विच इज इनटू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन अमरावती के पास, which is KCP Limited. तो if अमरावती के अंदर if the infrastructure spends go up, then the cement pricing might also go up. Similarly, बिहार के अंदर भी there is also some allocation. तो I think वहाँ पे JK Lakshmi Cement and like another cement, Shree Cement is one of the largest manufacturers over there, one of the peers. But KCP Limited is one of the largest cement manufacturers in Andhra Pradesh. A lot of volumes also over there, so you can just spot. तो हम लोगों ने इससे पहले बोरोसिल रिन्यूएबल्स की भी बात करी थी, जस्ट टू सी कि अगेन दिस इज अगेन स्मार्ट मनी का just looks like a lot of high volumes over there because of policy changes. People are also tracking the same things that we are tracking. Similarly, Deepak Fertilizer में भी आप देखेंगे, I think there also you'll see कि lot of like high volumes, right? So again similar trend. Then again this same trend again in some of the like budget beneficiaries, चाहे वो थंगा माइल हो, तो थंगा माइल के अंदर भी you'll see very high volumes, right? Last 1 month में, last 2-3 days में post this change, very high volumes. Similarly, Senco में भी I think on the budget day they were very high volumes. Today also very high volumes. But I think sellers were stronger than buyers today. And Titan के अंदर भी same trend I think you'll probably find, right? Again very high volumes, right? So this is some of the impact of the budget, but longer term impact of the budget क्या है? Because हम लोग एकदम myopic हो गए, next day impact नहीं सोच सकते ज्यादा. तो 1 year impact क्या है? तो पहले हम 1 year impact की बात करते हैं. तो what is the next 1 year impact? Is that कि next 3 quarters में there's going to be a lot of ordering for capital good companies, for infra companies, because they'll be bunched up orders. तो 1 year impact में तो ये चीज दिख रही है. 2-3 year impact क्या है? That we'll go towards a trend of fiscal consolidation. We'll go towards a trend of fiscal consolidation. एक और चीज क्या है कि रेलवे की जो बजटरी एलोकेशन में ग्रोथ थी, that has hit a high base now. तो it's at a high base. So again, if the order book growth stops, see order book execution तो आएगी वैगन वालों के लिए, बट अगर ऑर्डर बुक ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, तो अगेन दीज कंपनीज आर एट 70, 80, 90, 100 पी, बिकॉज पीपल आर बेकिंग इन दैट द ऑर्डर बुक ग्रोथ विल कीप कंटिन्यूइंग. बट यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन आते जाएगी, देन यू सी द मल्टीपल्स विल स्टार्ट करेक्टिंग एंड पीपल विल बी वेटिंग फॉर फर्दर ऑर्डर्स टू कम. बट यहाँ पे ये एक चीज देखनी जरूरी है कि इस बार सिर्फ 2% के आसपास ग्रोथ है. इट्स नॉट वेरी हाई, बट हाँ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स माइट विन मोर ऑर्डर्स, which is something that an investor in this sector must track. डिफेंस सेक्टर के लिए 9% इंक्रीज आउटले में. तो जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिजिनाइजेशन और बढ़ रहा है, एंड डोमेस्टिक कंपनी से 1.05 लाख करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक कैपिटल पे आउटले होने, लाइक टू बाय लाइक दीज इक्विपमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनीज. तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में विच अदर कंपनीज स्टार्ट विनिंग मोर ऑर्डर्स एंड हाउ दी कंपनीज डू. तो इसकी भी एक मैं आई जस्ट रीट्वीट वन ऑफ सम ऑफ द प्लेयर्स जो डिफेंस सेक्टर में, चाहे वो लाइक हैल हो, जेंटेक हो, right? I think Premier Explosives and Tech, some of these trade at very high valuation multiples. But यहाँ पे again a lot of things depend upon how the order book evolves. Again एक interesting चीज क्या है कि
रूरल एरिया पे ऑलमोस्ट 10% ग्रोथ है एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे एगकेम कंपनीज विच वी हैव आल्सो लास्ट 1 मंथ में वी जस्ट मेड अ वीडियो की विल दिस बी अ न्यू इमर्जिंग ट्रेंड। तो आप देख सकते हैं लाइक कौन कौन सी कंपनीज है रूरल इंडिया में, चाहे वो इमामी हो या ये कंपनीज हो। अगर इवन टू व्हीलर्स माइट बी सेकेंडरी बेनिफिशरीज, बिकॉज रूरल इंडिया में अब 10% ऑड के आसपास एक्सपेंडिचर में ग्रोथ है। तो लास्ट 2-3 ईयर से नेगेटिव थी एक्चुअली, लास्ट 1 ईयर में सिर्फ 1% ऑड ग्रोथ थी, राइट। तो गवर्नमेंट माइट स्पेंड इवन मोर मनी ओवर है। पर अच्छी चीज क्या बजट में कि सब्सिडीज पे इस बार सब्सिडीज आर इवन सब्सिडीज आर स्टैग्नेंट वर्सेस लास्ट ईयर। तो माने बहुत ज्यादा सब्सिडी नहीं दे रहे, बट इनकम क्रिएशन के लिए काफी एक्सपेंडिचर होएगा इस बारी, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू ट्रैक। और उसका एक सेकेंडरी आउटकम क्या हो सकता है कि सम ऑफ द टू व्हीलर कंपनीज माइट आल्सो स्टार्ट बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, एंड टू व्हीलर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज माइट आल्सो स्टार्ट बेनिफिटिंग। तो टू व्हीलर कंपनीज का एवरी मंथ का डेटा आता है, तो आपको एवरी मंथ का डेटा आप ट्रैक कर सकते हैं विच कंपनीज रिलीज, राइट। एंड बजाज ऑटो ने अपनी कॉन कॉल में बोला था कि जो FY19 की टू व्हीलर की वॉल्यूम्स है वो हम FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में हिट करेंगे। तो बेसिकली आज हम Q1 FY25 में, तो मे बी 4-5 क्वार्टर्स ऑफ ग्रोथ। अनदर बेनिफिशियरी इज अगेन दिस इज अ इंटरेस्टिंग ट्रेंड कि अगर 11.11 लाख करोड़ का केपेक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि कमर्शियल व्हीकल, right, some of the CV companies, right, and CV components might also start benefiting. CV financiers also, जैसे चोलामंडलम है, like Shriram Finance is one of the companies which is there in that particular ecosystem, right? They might see very good growth rates this year also, right, because of higher spending in infrastructure. Then हमारे EPC companies का तो हमने discussion कर लिया, water EPC का भी discussion हो गया, but this is just a brief framework that how you can think about some of these companies which might end up benefiting, or some of the sectors which are benefiting. टेक्निकल्स में भी आप ये काफी सारी कंपनीज देखेंगे विच माइट बी बेनिफिटिंग आज जैसे। पर अगेन सम ऑफ द सेक्टर्स विच हैव मिस्ड आउट, जैसे बैंक्स के लिए डिपॉजिट ग्रोथ पे कुछ भी नहीं आया, राइट। कि FD को फ्री कर दिया, इंटरेस्ट रेट फ्री कर दिया, कुछ करा। तो बैंक निफ्टी वाज अगेन एन एग्जांपल which was showing weakness today because a sector which is going through headwinds, no news is bad news. A sector which is going through tailwinds, no news is good news, right? So that is a funny thing about sectors also, ki how sectors go through a period of tailwinds and headwinds. But this was just a rough framework कि 2024-2025 बजट में कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं which might end up getting all the benefits. Hopefully you love this video. Do smash the like button if you find value in our channel, and hopefully you have subscribed to the channel. I'll share this presentation with all of you just in the comments, right? Hopefully you love this video just in the comments. I'm just looking at the comments कि आपके कोई questions आए हो, right? Great, thank you folks. Yeah, hopefully you love this video और आपको काफी चीजें समझ आई हो इससे, राइट। सो हाँ, प्रोटियन ई गवर्नेंस मैंने आई थिंक पहले बिगनिंग में ही बोला था कि लाइक सॉरी, दिस इज वन ट्रेंड विच आई मिस्ड कि काफी सारी ये जो कंपनीज हैं विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन, चाहे वो जेनेसिस हो, चाहे वो सियाइंसिस हो, चाहे वो प्रोटियन हो. So for these companies, there could be a big tailwinds because government is after basically completely after the process of digitization. And यहाँ से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी हो रही है. आप प्रोटियन ई गवर्नेंस का एग्जांपल लेंगे तो जस्ट ओवर हियर रिसेंटली आई थिंक, so again this is one of the companies which I tracked, which I stopped tracking, which I started tracking again. But this is the fun part of investing, right? So recently they've launched an eSign Pro करके एक product launch करा है, and I think they are going to create the digital infrastructure of some company over there, of some country. I think it was like I think वो news में आया हुआ था. I think I might have like it's not here right now, but I'll just post it in the comments below. Then Sciences जो land का digitization की भी बात हो रही है, right? Mapping की भी बात हो रही है. So you'll see a lot of tenders which will start coming in for these geospatial mapping services. तो हमने एक वीडियो बनाई थी by the name of Digital India. उसमें हमने पूरी जो जियोस्पेशियल मैपिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो साइंसिस हो, चाहे वो जेनेसिस हो, चाहे वो मैप माई इंडिया हो, हमने सारी चीजें वहां पे कवर करी है कि इनके लिए पॉलिसी टेलविंड्स क्या है. और एक्चुअली बजट के अंदर तो पॉलिसी टेलविंड्स है फर्दर स्टार्टेड हेल्पिंग देम, राइट? सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो
एंड आई थिंक रिसेंटली इस कंपनी के रिजल्ट्स वर फ्लैटिश बिकॉज लास्ट ईयर देयर वाज वन ऑफ ग्रोथ एंड फर्स्ट टाइम आई थिंक दिस अच्छा कम कौन कॉल तो नहीं पर पीपीटी इस कंपनी की बाहर आ चुकी है. इफ एनीवन वांट्स टू सी द लाइक प्रेजेंटेशन की क्या हो रहा है इस कंपनी के अंदर. आई थिंक दे ऑल्सो डिड अ कॉन कॉल और एजीएम इफ आई एम मिस्टेकन. हाँ, एजीएम की ट्रांसक्रिप्ट आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी कि एजीएम पे कंपनी क्या क्या बता रही है. But this is also one of the ecosystems that is buzzing because of budget, and this is an ecosystem where there's a lot of policy push also. We have covered this particular industry in a video on basically digital India. आप उस वीडियो को देख सकते हैं. Right. Awesome, folks. So just before we go forward, I'll take some of your questions and then we'll end the session. Right. See, according to me, budget was good in terms of growth, but uh, as middle class people, like again, we just want certainty with taxes. We don't want like to sort of हर साल कुछ टैक्स में आके गेम हो रही है. हर बजट से पहले हम रात को सोने से पहले सोचे यार फिर टैक्स बढ़ने वाले हम. तो सर्टेनिटी इन टैक्सेस मिल जाए, इट्स लाइक इट विल बी मच सुपीरियर ऑप्शन. लाइक जस्ट इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स की बस ये 5 साल के लिए यही है. बट अगेन इट्स वेरी डायनामिक, दे कीप चेंजिंग द टैक्सेस. पहले एलटीसीजी नहीं था, लाइक एलटीसीजी इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर 10% था, अब 10 का 12.5% कर दिया. सी इन्वेस्टर काफी रिस्क लेता है मेरे हिसाब से. पहली चीज तो कंपनी सेल्स पे जीएसटी देती है, फिर कंपनी क्या करती है अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस देती है, फिर कंपनीज जो डिविडेंड्स देती है उस पर भी टैक्सेस देती है, फिर कंपनी जो शेयर बायबैक है उस पर भी टैक्सेस देती है, फिर इन्वेस्टर जो रिस्क लेके उस कंपनी में पैसा लगाते हैं एक अनसर्टेन एक्टिविटी की हम पैसे बनाएंगे भी नहीं बनाएंगे, जब पैसे बनते हैं हम उस पर भी टैक्सेस देते हैं. अब उस टैक्सेस को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी अनअट्रैक्टिव गोइंग फॉरवर्ड. सो जस्ट इट्स लाइक वन ऑफ द रिक्वेस्ट की यार जस्ट लाइक गिव सर्टेनिटी कि बस इतना हो गया इससे नहीं बढ़ेगा. Right, again if you just keep increasing it slowly so it's not a good idea. But yes, अभी भी इसके अलावा कोई एसेट क्लास के अंदर इतनी बेटर रिटर्न्स नहीं बनेगी जो अभी इक्विटी के अंदर बन रही है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस के अंदर जो रिस्क ले रहे हैं एक जो सोसाइटी होती है उसको इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए. बिकॉज आप एक बिजनेस के अंदर जाके रिस्क ले रहे हैं, बिजनेस को ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट, बट अगेन अगर बहुत बाकी एसेट क्लासेस में देखते हैं, गोल्ड हो गया या रियल एस्टेट हो गया, तो across the asset classes eventually we are going towards tax unity, right, tax harmonization, and equity still remains a superior option to the other asset classes. But yes, hopefully there's no more tinkering. That's the only मतलब मैं political matters पे बोलता नहीं ज़्यादा, but just tinkering with taxation just leaves a bad taste in the mouth of the basically citizens at large. I don't know how many people will agree or will abuse me in the comments, but it's just something which I feel hopefully like matlab again is something that you'll also sort of think about, right? Awesome, folks. Great. So we have this SOIC membership also जहाँ पे हम आपको different financial instruments बारे में सिखाते हैं. अभी जो बजट का टैक्सेशन है इस पे भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, and which we teach in level 1 of the course. Then we also teach you how to do fundamental analysis, how to value companies, how to find selling triggers of a stock. जैसे अभी हम एक बहुत ferocious bull market में तो कैसे selling triggers ढूंढ सकते हैं, and finally how to screen for a lot of interesting ideas. All these things we teach in one SOIC membership. And अभी हम एक SOIC event भी कर रहे हैं संडे को हैदराबाद में, जहाँ पे I'll be presenting on a topic when do valuations matter. Himanshu aka Chartist, he'll be presenting on a topic what are the key entry points. Right, so it will be an interesting mix and match क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि riding framework and exit framework. He'll be talking about entry framework, and it will be a complete like a session which will just join entry, exit, and holding framework together. So hopefully see you there. And this again, like if you want to register for the SOIC membership, you can check the link in the description below. With this, I'll take your leave today. Hopefully you loved this analysis. Hopefully आपको अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा बजट का, एंड होपफुली आपको डिफरेंट कैसे बजट को व्यू करने के लेंसेज हैं वो आपको पता लगेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस folks. Have a wonderful end to the week, and let's meet again. हॉस्पिटल स्टॉक्स पे अगेन इट्स वेरी न्यूट्रल, कोई रेगुलेशन नहीं है हॉस्पिटल्स पे, बट आई थिंक जो डायग्नोस्टिक कंपनीज है उनके लिए एक्सरे के जो इम्पोर्ट इक्विपमेंट है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है. दिस इज वाई डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ दोस इमेजिंग मशीन्स विल बिकम चीपर. बट कितना चीप होता है वो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ वन टाइम थिंग, राइट. सो हॉस्पिटल पे एज इन जनरल ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट.
Awesome, folks. Have a great week ahead. I'll see you next time. इस संडे को हम एक और वीडियो पे मिले. Thank you, folks. Have a great end to the week. Bye bye.